बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे PAGD इजलास के हवाले से। गुपकार अलायंस ने कल इजलास बुलाया। जो सरबराह गुपकार अलायंस के हैं फ़ारूक अब्दुल्ला की सरबराही में महबूबा मुफ्ती के साथ साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और बाकी जो लीडरान हैं PAGD के, वो इस इजलास में शामिल रहे। अगरचे मीडिया के साथ कल शाम बात नहीं हुई है इजलास के हवाले से, मगर जिस तरह ये बात सामने आ रही है कि जो 24 जुलाई को जो इजलास हुआ था प्राइम मिनिस्टर की सदारत में ऑल पार्टीज़ इजलास, उसके हवाले से मायूसी का इजहार किया है PAGD के लीडरान ने। उनका कहना है कि जो उनको तवक्का थी इस इजलास के हवाले से, वो तवक्का पूरी नहीं हुई है और जिन बातों का जिक्र वहाँ पे किया गया है उस हवाले से अभी तक भी सरकार की तरफ से कोई बात सामने नहीं रखी गई है। तो इस हवाले से आज जो PAGD के तर्जुमान हैं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया नुमाइंदों के साथ उन्होंने बात की है। पहली बार एक अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके हमने अपनी बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने रखी, लेकिन जो हम सब की मुतफ़िक़ा राय है वो यही है कि जो उम्मीद थी थोड़ी सी, वो भी पूरी नहीं हुई। और इसने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की क़यादत में मीटिंग ने ठोस ढंग से कोई एश्योरेंस दी नहीं, कोई एश्योरेंस मिली नहीं, कोई ऐसा मैसेज मिला नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को जिसमें एतमाद साजी की तरफ कदम बढ़ाया जाता। हमारी मुतफ़िक़ा राय ये थी कि जहाँ तक PAGD का ताल्लुक़ है, कुछ भी अफवाहें चले, हम कमिटेड हैं उस एजेंडे पर जो हमने मुकर्रर किया है। और मुतफ़िक़ा तौर पर हमारी ये राय है, पुख्ता राय है, जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के आईनी और लेजिटिमेट राइट्स को पायमाल किया गया, वो गैर कानूनी भी है और हमें मंजूर भी नहीं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल बनी है तब से लेकर आज तक, कादोबंद, हरासान करना, जहाँ तक बुनियादी शहरी हुकूक है उनको पायमाल कर लेना, पकड़ धकड़ का सिलसिला, और सैकड़ों लोग अब भी है मुख्तलिफ जेलों में, जम्मू कश्मीर की जेलों में और बाहर की जेलों में। यह अफसोसनाक सूरत हाल है जिसको बदलना होगा। और हमारी मांग है कि सरकार को चाहिए कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले, कैदियों की रहाई को यकीनी बनाए, और जो ये हरासान करने की, पकड़ धकड़ की मुहिम को रोका जाए। ये हमने मुतालबा किया, वहाँ भी किया और फिर दोहराया। इसके अलावा चर्चा है कि इलेक्शन होंगे असम्बली के, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में भी चर्चा जारी है। लेकिन हमारी राय में कि BJP गवर्नमेंट ने, BJP के रहनुमाओं ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर जम्मू कश्मीर के लोगों को एश्योर किया है स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के बारे में। आज तक क्यों नहीं हुआ? अगर वादा किया है, वादे को निभाया क्यों नहीं? चलिए, PAGD के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी बात कर रहे थे और बात मीडिया नुमाइंदों के साथ हो रही थी। 4 अगस्त के फैसले के हवाले से हो रही थी जो मंजूर नहीं है। अभी भी PAGD लीडरान का कहना है कि जो कुछ 4 अगस्त को हुआ वो फैसला यहाँ की लीडरशिप को मंजूर नहीं है। और इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि जिस तरह अब माहौल बना है जम्मू कश्मीर में आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद, उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर के सामने जो बातें रखी गई है, मगर मायूसी मिली है जम्मू कश्मीर के लीडरान को, जम्मू कश्मीर की आवाम को उस इजलास के हवाले से। अगरचे लबकुशाई नहीं की गई है डिलिमिटेशन के हवाले से, क्योंकि अभी जो मामला चल रहा है डिलिमिटेशन का, वहाँ कमीशन यहाँ पे आएगा और यहाँ के लीडरान से, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान से बात करेगा। तो मेरे सीनियर साथी हिलाल
भांजूरी बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं, इसी मामले पे उनसे बात होगी। पीएचईडी का इजलास और अब डिलिमिटेशन और उसके साथ साथ इलेक्शंस की बात जो कही जा रही है। हिलाल, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। जिस तरह कल इजलास हुआ पीएचईडी का, तो जो एक्सपेक्टेड था कि शायद डिलिमिटेशन के हवाले से कोई बात सामने आएगी इजलास के बाद में, क्योंकि मीडिया नुमाइंदों के साथ तो तब बात नहीं हुई। आज जो कुछ हुआ, मगर डिलिमिटेशन के हवाले से अभी भी लबकुशाई नहीं कर रही है पीएचईडी के लीडरान। देखिए, डिलिमिटेशन एक करंट इशू है अभी, क्योंकि कल ही जो डिलिमिटेशन की टीम है वो सियासी लीडरान से मुलाकात भी हो रही है पहलगाम के अंदर, लेकिन पीएचईडी के मेंबरान क्या उसमें जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल लेवल पर क्या कोई रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, और ख़ासतौर पर गुपकार अलायंस की जितने भी मेंबरान जमाते हैं क्या उसमें जाएंगी, उस पर अभी भी सवालिया लगा हुआ है। और लगता है कि आज शाम गए तक इस हवाले से जो है पर्दा उठेगा और उसके बाद ही जो पत्ते हैं वो साफ़ किए जाएंगे। लेकिन आज जो पीएचईडी की मीटिंग हुई है और उसके बाद जो उनका स्टेटमेंट आया है, और आपने भी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो कि तर्जुमान है पीएचईडी के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जो उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है। 2-3 चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल थी, और ये तीनों चीज़ें डायरेक्ट एक मैसेज था नई दिल्ली के लिए या मरकज़ी सरकार के लिए। एक ये कि जो मीटिंग हुई है वो फ्रूटफुल नहीं हुई है, उससे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, नाउम्मीदी का इजहार किया है। तो इस तरह से जो भी आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बेचने के लिए जाएंगे तो जम्मू कश्मीर के लोग उस पर नाराज़ी लगेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि विद इन द जम्मू एंड कश्मीर पीएचईडी जो है वो महकम है, पुरज़म है, जो 4 अगस्त साल 2019 की पोजीशन थी उसकी बहाली के लिए, और पीएचईडी के मेंबरान के दरमियान कोई भी इख्तिलाफ नहीं है, कोई भी दूरी नज़र नहीं आ रही है, ये मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने स्टेटमेंट के अंदर कहा। नंबर 3 कि अब ये जो पीएचईडी है ये अब अपना दायरा इख्तियार जो है वो बढ़ाएंगे, यानी आज तक इसमें सिर्फ कश्मीर की जो जमातें हैं उन्हें इसका हिस्सा बनते हुए हमने देखा, जम्मू से रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा नहीं है। लेकिन इनका मानना है कि कुछ एक मामलों को लेकर जो उनकी हम ख्याल जमातें भी नहीं होंगी, जो उनसे डिफरेंसेस रखते होंगे, लेकिन उन्हें भी वो अप्रोच करेंगे और अपना दायरा जो है वो बढ़ाएंगे और जम्मू तक भी जाएंगे और जम्मू के लोगों को भी समझाएंगे कि मरकज़ी सरकार ने किस कदर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है और किस कदर अब एतमाद साजी के इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। तो ये 3 नुक्ते इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से या इस स्टेटमेंट से जारी हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नुक्ता ये है जो मरकज़ी सरकार पर एक चोट जिसे तस्वर किया जा सकता है, वो ये है कि जो आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, हमने उससे मौका समझा था, उससे हमने अपॉर्चुनिटी समझी थी, लेकिन वो ज़ाया हो गई इस वजह से कि कोई एतमाद साजी का इक़दाम अभी तक हमें नजर नहीं आया। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे ये गैर यकीनी की बात जो कही है मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कि जो कुछ वो उम्मीद कर रहे थे वो हासिल नहीं हुआ है और जम्मू कश्मीर की आवाम को कुछ मिला ही नहीं, खातिर का कुछ मिला नहीं, उस मीटिंग की वजह से बात करें, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ के जो लीडरशिप इजलास में गए थे, खासकर अगर हम पीएचईडी की बात करें, क्योंकि वहाँ से आने के बाद कुछ लीडरान ने यह भी कहा कि मीटिंग जो है अच्छे खुशगवार माहौल में हुई है और जो कुछ उनके सामने प्राइम मिनिस्टर के सामने बात रखी गई है उसको खुश उसलूबी से उन्होंने सुना भी, जवाब भी दे दिया। और आज ये जो यू टर्न है कुछ लीडरान का कि अब जो उम्मीद है वो पूरी नहीं हो रही है, तो क्या कुछ उम्मीद हो सकती थी? देखिए, मैं समझाता हूँ कि उम्मीद क्या हो सकती थी, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की पीएचईडी या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें ये था कि शायद जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें रिहा किया जाएगा, जो एतमाद साजी या सीबीएम का एक बड़ा स्टेप तस्वर किया जा सकता था। और जम्मू कश्मीर के अंदर एक माहौल को क्रिएट करने के लिए इस तरह के बयानात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या दाखिला वजारत से आ जाते, इस तरह का कोई ट्वीट आ जाता, क्योंकि हमने ट्वीट देखे और उसमें यही क्रोनोलॉजी समझाई गई कि इलेक्शंस होंगे, स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए ये अप्रोप्रिएट टाइम कब होगा, इन पार्टीज़ को ये भी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद उसका भी ऐलान किया जाएगा, यानी इलेक्शन जो है वो स्टेटहुड में यानी स्टेट में इलेक्शन कराए जाएंगे, लेकिन उसके हवाले से कोई साफ शब्दों में, साफ अल्फाज में कोई कमिटमेंट भारत सरकार की जानब से जब नहीं आई, तो अब यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी वो धुंधलापन जो है नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद 5 अगस्त को जो धोखा उनके साथ हुआ है अब एक और धोखा होने वाला है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्हें इलेक्शंस जो है वो
यूनियन टेरिटरी में ही लड़ाए जाएंगे और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मंशूर क्या होगा, मंशा क्या होगी, वो बाद में देखी जाएगी और यहाँ पर इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से ये चाहते हैं तो एक स्टेटहुड पहले मिलना चाहे और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। दूसरा ये कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाए और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठा के जम्मू कश्मीर के अंदर जो एतमाद की बहाली के लिए इस तरह के कार्य किए जाए, इस तरह के काम किए जाए जिससे आवाम का भी एतमाद यहाँ के पॉलिटिकल सेटअप पर बढ़ जाता, यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ पे आ जाता, ताकि वो कल डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए जब जाते तो वहाँ पर उन्हें वोट मिल जाते। इस सिचुएशन में इन्हें लगता है कि उन्हें लोग पूछेंगे नहीं, उन्हें लोग वोट नहीं करेंगे क्योंकि लोगों के अंदर वो एतमाद अभी बहाल नहीं हुआ। यही वजह है कि आज उन्होंने गैर इत्मीनानी का और न सिर्फ गैर इत्मीनानी का उन्होंने मुजाहरा किया, बल्कि उन्हें यह भी लग रहा है कि जो आल पार्टी मीटिंग जिस मकसद के लिए बुलाई गई थी वो मकसद उनकी नज़र में फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल कमोबेश अगर हम बात करें यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान हैं, अगर जैसे आपने बात की कि अभी स्टेटहुड के हवाले से कोई वाजिया जो पॉलिसी है वो सामने नहीं आ रही है, कब दिया जाएगा, क्या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद में दिया जाएगा, मगर यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तो इलेक्शन के लिए भी तैयारियां शुरू की हैं। क्या पीएजीडी ने कोई स्टैंड क्लियर किया है कि वो यूनियन यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे या स्टेटहुड में ही इलेक्शन लड़ेंगे, इस तरह की कोई बात सामने रखी गई है? देखिए, कल भी जो मीटिंग हुई है या इससे पहले भी जो मीटिंगें हुई हैं, काफ़ी नज़रें इन्हें दिल्ली पर थी और दिल्ली एतमाद में लेकर बहुत कुछ कर सकती है, ये उन्हें ऐसा अंदाज़ा था और ऐसी उम्मीद थी। लेकिन जब दिल्ली की जानब से कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही इनके मुताबिक कि वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल उन्हें अभी तक नज़र नहीं आया, तो उसके बाद इन्हें नाउमीदी छा गई है। और इसमें कुछ मेंबरान ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से ही खदशात जाहिर किए थे इस मीटिंग को लेकर, जिन्होंने पहले से ही कहा था कि हमें अपना स्टैंड जो है उससे सख्त मज़ीद बनाने की ज़रूरत है, हमें कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं देने की ज़रूरत है। तो कल उन लीडरों की जो बात का उनके ख्याल की तायद हुई है, वरना कुछ पार्टीज़ ऐसी भी थी पीएजीडी के अंदर जिन्होंने कहा था, जिन्होंने माना था कि अभी हमें नरम पड़ने की ज़रूरत है और जो कुछ भी हाथ आ जाता है दिल्ली से उसे हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो अब कल मजमूई तौर पर ये इत्तेफाक बना है इस पीएजीडी की मीटिंग में। कुछ लीडरान ने बरखलाफ बोला, उन्होंने कहा कि जिस तरह से तर्जुमानी हमें कर लेनी चाहिए थी, जिसमें महबूबा मुफ्ती सरफहरिस्त थी, कि जिस नवीयत से हमें पीडीपी के जिस तरह से हमें जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी कर लेनी चाहिए थी, उस तरह से नहीं हुई है। तो यही वजह है कि फिर एक ऐसा कंसेंसस बना कि इस तरह का स्टेटमेंट आज नज़र आया और जोर दिया गया है कि जितना हम पीएजीडी के फ्रंट को मजबूत बनाएंगे उतनी ही कदर आपको दिल्ली में तस्वुर की जाएगी और समझी जाएगी। आखिर में जानना चाहूँगा मैं, जब दिल्ली से ये वापस आए लीडरान पीएजीडी के या बाकी लीडरान, तो पीएजीडी के लीडरान में वो इख्तिलाफ देखने को मिला, जिस तरह की खबरें सोशल मीडिया या बाकी मीडिया क्वार्टर्स ने की है कि इख्तिलाफ कहीं ना कहीं है, क्योंकि ना दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, फिर ना यहाँ पे मीडिया के सामने आना। फारूक अब्दुल्ला साहब अगरचे उमर अब्दुल्ला मीडिया के सामने आए मगर बाकी लीडरान मौजूद नहीं थे। अब जो आज जो है फिर से इन्होंने कहा कि नहीं, पीएजीडी एक है और लीडरान में कोई इख्तिलाफ नहीं है, तो ये तब्दीली जो आप देख रहे हैं ये कैसे मुमकिन हो पाई? देखिए, मुमकिन हो पाई है इस वजह से कि इन्हें जो उम्मीदें थी वो नहीं हो पाई है और ये डिसअपॉइंट होकर उस मीटिंग से वापस निकले हैं, क्योंकि उन्हें शायद ये यकीन था कि प्राइम मिनिस्टर साहब उन्हें उसी वक्त एश्योर करेंगे कि आपको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। उन्हें यह भी था कि प्राइम मिनिस्टर साहब उन्हें 371 या इसके आसपास जो कुछ चीज़ें हैं वो जम्मू कश्मीर को देने के हवाले से बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। जब ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आई तो उसके बाद ये पीएजीडी के जो मेंबरान हैं या इसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो चाहती हैं कि अब पीएजीडी को एक ऐसा फ्रंट बनाया जाए जिसकी आवाज़ सुनी जाए, जिसकी आवाज़ में दम खम हो, सब कुछ हो। तो उसी लाइन को टो करते हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो महोत्सव तारिगामी थी उसका जो लबी लबाब यही था कि हमें अपने पाँवों को मजबूत बनाना होगा, तब जाकर दिल्ली भी उनके सामने किसी बात को लबैक कह सकती है। चलिए हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे। बात हो रही थी पीएजीडी के इजलास के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो माहौल बदला है पीएजीडी के अंदर, इस पे हमारे साथी हिलाल हांजुरी ने मुद्दलल तरीके से बात की। नाज़रीन, बात सियासत की हो रही है तो इधर पीडीपी के हवाले से बात करें। ज़िला बडगाम का सदर दफ्तर पे आज एक इजलास मुनक्किद किया जिसमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा के साथ साथ ज़िला सदर मोहम्मद यासीन भट्ट शामिल रहे और वर्करान से उन्होंने खिताब किया। पार्टी के लाहे अमल के हवाले से आगे किस तरह लोगों में जाना है और किस तरह जो पार्टी का असली मंशूर है वो किस तरह लोगों तक पहुंचाना है, इस हवाले से वहाँ पे लीडरान ने बात की। गुलाम नबी लोन हांजुरा के साथ साथ मोहम्मद यासीन भट्ट और मुख्तलिफ लीडरान ने इस इजलास में पार्टी वर्करान को
खिताब किया है। बाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए पार्टी जनरल सेक्रेटरी ने इजलास के हवाले से बात की और खासकर महबूबा मुफ्ती का जो स्टैंड है आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद, जिस तरह वो बात करी जम्मू कश्मीर के आवाम के हवाले से, यहाँ के स्पेशल स्टेटस के हवाले से, उस हवाले से उन्होंने बात की कि सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि मुख्तलिफ रियासतों में अब पार्टी सदर के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। जो आज हमने यहाँ नया ऑफिस खोल दिया है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में, और नई हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी बन गई है जिसके 21 मेंबरान बने हैं, तो उनकी हमने यहाँ मीटिंग बुलाई थी नए ऑफिस में। तो ये सिर्फ इसमें एक ही मकसद था, वो ये था कि ग्रास रूट लेवल पे हम किस तरह से अपनी तंजीम को मजबूत करेंगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मजबूत बनाएंगे। और हमने इनको यही हिदायत दी कि लोगों के साथ मिले, लोगों के साथ मसाइल जाने, उनके मसाइल क्या है और उनका इजाला करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करें। बिहार में जो FIR लॉन्च हुआ है, मुझे पता नहीं, मैंने भी न्यूज़ सुनी है कि वहाँ FIR लॉन्च हुआ है। ये बिहार का मसला नहीं है, मुझे लगता है कि हर एक स्टेट में उसके खिलाफ FIR लगेगा, क्योंकि जो वो बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की, वो बात उनको जज्ब नहीं होती है कि जो डिलिमिटेशन उन्होंने किया वो इन्होंने अपनी मर्जी से किया, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की सोच उन्होंने शामिल नहीं की। और अब इन्होंने ये राय दी है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो जम्मू कश्मीर की हैं उनको बुलाएंगे, लेकिन अभी तक हमारी पार्टी ने ये फैसला नहीं किया है कि हम उसमें शरीक हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। उसमें डिलिब्रेशन होगा और उसमें मीटिंग होगी, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि डिलिमिटेशन कमीशन के सामने हम पेश हो जाएंगे। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। अगरचे मस्बत मामलात में वाज़ह कमी देखने को मिल रही है और दूसरी लहर जैसे बराबर जारी है, और डेल्टा के साथ साथ डेल्टा प्लस की बातें कही जा रही है। अब माहिरीन ने यह अंदेशा जाहिर किया है कि अब तीसरी लहर आ सकती है। सितंबर के माह से तीसरी लहर जो है वो मुतवक्का है कोविड-19 के हवाले से, और इसके लिए माहिरीन ने सिर्फ ये कहा कि टीकाकारी ही इसके लिए बेहतरीन इलाज है। अब ये तीसरी लहर किन लोगों को इफेक्ट कर सकती है, और क्योंकि अगर हम बात करें बुजुर्गों की बात करें, नौजवानों की बात करें, ऑलरेडी पहली और दूसरी लहर में वो आ चुके हैं, और जिस तरह कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो है ये इससे ज़्यादा असर जो है बच्चों पे पड़ सकता है। तो क्या सही में बच्चों पे असर पड़ सकता है या नौजवान या बुजुर्ग जो है वो इसकी लपेट में आ सकते हैं? इन पूरे मामला पे हम बात करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मशहूर मौलिज डॉक्टर निसारुल हसन। डॉक्टर साहब, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह तीसरी लहर की अब बात कही जा रही है, सितंबर के माह से कहा जा रहा है कि इसका आगाज़ हो सकता है, और ये किन लोगों पे ज़्यादा असर कर सकती है? क्योंकि जैसे पहले ही कहा जा रहा था कि अब बच्चों पे ज़्यादा असर होगा तीसरी लहर का, क्या वाकई में बच्चे ही इसकी लपेट में आ सकते हैं या नौजवान या बुजुर्ग भी आ सकते हैं? देखिए रूप साहब, तीसरी वेव, थर्ड वेव इज इनएविटेबल, लेकिन कब आएगी और किस स्केल पे आएगी? We just have possibilities, predictions, and they may come right, they may not come right. अब ये जो तीसरी वेव है, it is based on past experience. One, क्योंकि अगर आपका वो 1918 स्पेनिश फ्लू याद होगा, उसमें जो पहली वेव है जो वर्ल्ड वॉर वन में आई, पहली वेव बेसिकली डिड नॉट किल पीपल, इट वाज माइल्ड, क्योंकि लॉकडाउन एनफोर्स उन दिनों भी हुआ। सो दूसरी जब लॉकडाउन को ईज आउट किया, क्योंकि वैक्सीनेशन था नहीं उन दिनों, जब वो आ गया, जब दूसरी वेव आ गई, इट वाज डिवास्टेटिंग 1918 स्पेनिश फ्लू का, और उसी में काफी तादाद में लोग मर गए और इन्फेक्ट भी हो गए। अराउंड 100 मिलियन पीपल एंड 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन गॉट इन्फेक्टेड। लेकिन उन दिनों भी 1918 में भी जो पैंडेमिक आया था स्पेनिश फ्लू का, थर्ड वेव ऑल्सो केम, बट लेकिन थर्ड वेव जो थी इट वाज वेरी माइल्ड, क्योंकि उस तक जब थर्ड वेव आ गई, मेनी पीपल हैड ऑलरेडी गॉट इन्फेक्टेड और उनमें इम्यूनिटी आ गई थी। अब कोविड-19 के हवाले से जो कोविड थर्ड वेव की प्रेडिक्शन आई है, वो दो मॉडल से आ गई है। सूत्रा मॉडल जो गवर्नमेंट का मॉडल है, बिल्कुल, और दूसरा IIT कानपुर का। लेकिन जो सूत्रा मॉडल है, सेकेंड वेव में उनको चूक हो गई। उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि ये माइल्ड होगी, सेकेंड वेव आएगी लेकिन माइल्ड होगी, केसेस विल नॉट गो बियॉन्ड 1
lakh और डेथ्स भी कम होंगे एंड इट विल फिनिश इन अप्रैल, बट इट वाज ग्रॉसली रॉन्ग। तो आप भी गवाह हैं इसके, हम भी गवाह हैं कि सूत्रा मॉडल गॉट ग्रॉसली रॉन्ग सेकेंड वेव, लेकिन आईआईटी कानपुर गॉट इट स्पॉट ऑन। उन्होंने जो प्रेडिक्शन की थी सेकेंड वेव की, वो दैट वाज स्पॉट ऑन। बट इट मे नॉट बी, आईआईटी कानपुर ने जो प्रेडिक्शन की है सेकेंड वेव में, दैट इज इन 15 जुलाई के बाद ही। लेकिन जो सूत्रा मॉडल की है और बाकी मैथमेटिकल मॉडल्स की है, उन्होंने कहा है कि मे बी इट विल कम इन लेटर इन सितंबर, अक्टूबर, और इवन इट मे बी एज लेट एज दिसंबर। लेकिन थर्ड वेव आनी जरूरी है। और डॉक्टर साहब एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये यहाँ पे बन रहा है कि जिस तरह कहा जा रहा है कि अब बच्चों पे असर होगा, या जैसे हम महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ पे जो डॉक्टर्स ने जो खुलासा किया है कि वहाँ पे ऑलरेडी जो बच्चे हैं वो कोविड पॉजिटिव आए भी हैं, उनमें इम्यूनिटी भी आई है, वो सेहतियाब भी हुए हैं, और क्या उन लोगों पे ये कम असर करती है और कितनी देर तक ये इम्यूनिटी रहती है? जो पहले पॉजिटिव आते हैं उन पे कितनी देर तक ये जो है इम्यूनिटी रहती है और फिर उसके बाद वो दोबारा से इसकी लपेट में आ सकते हैं? देखो, ये जो बच्चों का है कि बच्चे थर्ड वेव में इन्फेक्ट हो जाएंगे, ये इस बुनियाद पे है क्योंकि पहली वेव में हमारे बुजुर्ग इन्फेक्ट हो गए, सेकेंड वेव में आवर यंगर जनरेशन गॉट इन्फेक्टेड, और अब बचे रहते हैं बच्चे। और बच्चों का क्यों है कि ये भी इन्फेक्ट हो जाएंगे थर्ड वेव में? बिकॉज देयर इज नो वैक्सीन एज येट, क्योंकि बुजुर्गों के लिए भी वैक्सीन है, मोस्ट ऑफ देम गॉट वैक्सीनेटेड आल्सो एंड सम ऑफ देम हैव गॉट इन्फेक्टेड आल्सो, वो भी एक इम्यूनिटी है। यंग जनरेशन, मेनी पीपल आल्सो गॉट दिस वैक्सीन आल्सो, और मेनी हैव गॉट इन्फेक्टेड आल्सो। सो दोनों बेसिकली इन बोथ वेज दे आर इम्यून। अब बच्चों में जो है दे डोंट हैव वैक्सीन, इसीलिए दे आर मोर वल्नरेबल इन द थर्ड वेव। और लेकिन बच्चों में ये देखा गया है, हमने फर्स्ट वेव में भी देखा। हेलो जी 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 जी, हमने फर्स्ट वेव में भी देखा, चिल्ड्रन वर लार्जली स्पेयर्ड, लेकिन सेकेंड वेव में कुछ बच्चे हो गए इन्फेक्ट, लेकिन जितने भी बच्चे इन्फेक्ट हो गए वो तमाम के तमाम दे हैड माइल्ड डिजीज और एसिम्प्टोमेटिक। और बच्चों में ये ओवरऑल हमारे यहाँ कश्मीर के हवाले से अगर आप देखोगे, नो चाइल्ड बेसिकली डाइड बिकॉज ऑफ कोविड। वेरी रियरली यू माइट हैव फाउंड वन चाइल्ड डाइंग ऑफ ए कोविड, लेकिन बच्चों में ये जो डिजीज है इट इज नॉट सीवियर। इसीलिए अंदेशा ये है कि जो थर्ड वेव होगी वो इट विल नॉट बी दैट विरुलेंट और जो घातक जिस हिसाब से हमने सेकेंड वेव देखी इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्टेड पीपल, इन टर्म्स ऑफ डेथ्स, इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। मेरा ये मानना है एज एन एक्सपर्ट कि थर्ड वेव विल बी वेरी वीक, इट विल बी माइल्ड। क्यों? क्योंकि तब तक बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन किया होगा और बहुत सारे लोग बेसिकली इस सेकेंड वेव में इन्फेक्ट भी हो गए, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। अगर आप जो बच्चों में जो वैक्सीन की जो ट्रायल्स हो रही है उनमें अगर आप देखोगे, क्योंकि पहले हमको उनकी एंटीबॉडीज करनी होती है, जो भी वैक्सीनेशन में एनरोल हो गए बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ देम हैड ऑलरेडी गॉट एंटीबॉडीज, सो दैट मींस दे वर ऑलरेडी इन्फेक्टेड इन द सेकंड वेव। डॉक्टर साहब मैं आखिर में जानना चाहूंगा कि गर्मी का मौसम बड़ा है और शिद्दत है गर्मी की, और जो खासकर बच्चों की हम बात करें या जो वालिदैन उनको अलाउ भी करते हैं, आइसक्रीम लेते हैं, मुख्तलिफ तरीके के मशरूबात जो है, जूस पीते हैं, और वो भी जो काफ़ी ठंडे रहते हैं, तो क्या इससे ज़्यादा अंदेशा है कि ये जो बच्चा पी सकता है, जो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है, इसमें कोविड-19 ज़्यादा असर कर सकता है? नहीं, इसमें दिस इज ए मिथ के सर्द गर्म अभी इट इज नॉट एन एंडेमिक थिंग। सो ये अभी चलता रहेगा। हमने देखा कि ये सर्दियों में भी वैसे ही चल रहा है कोविड-19 और गर्मियों में भी। आइसक्रीम खाए, कोल्ड एंड हॉट, इट हैज नो रिलेशन। कोविड हैज गॉट इन्फेक्टेड इन वार्म पीपल आल्सो, इन वार्म वेदर आल्सो, इन कोल्ड वेदर आल्सो। सो देयर इज नो रिलेशन ऑफ दिस आइसक्रीम एंड कोविड-19 एसोसिएशन। लेकिन एक बात मुझे रूफ साहब आपसे बोलनी बहुत जरूरी है, पीपल हैव टू बी स्टिल कॉशियस, क्योंकि जिस हिसाब से इस वायरस का बदलाव हो रहा है, जो आपने एट द आउटसेट कहा, कोविड-19 जो म्यूटेट हो रहा है, और हाल ही में एक और घातक वायरस डेल्टा प्लस के नाम से आ गया है। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन जो बेसिकली जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको आइसोलेट किया है, they believe that it is
अगेन मोर ट्रांसमिसेबल, क्योंकि इसमें जो म्यूटेशन है वो सिग्निफिकेंट है, और उस हिसाब से हमको वी हैव टू बी कॉशियस, वी हैव टू बी अलर्ट, क्योंकि अगर ये म्यूटेंट हावी हो गया विच में टेक ए मंथ, क्योंकि जो भी नया म्यूटेंट जब कोई आता है तो दैट इज वाई पीपल बिलीव कि अगर हमने वैक्सीनेशन प्रोसेस को रैंप अप नहीं किया, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू नहीं किया, अगर जो ये म्यूटेंट है डेल्टा वायरस की तरह जो सेकेंड वेव which was responsible for the second wave, अगर ये प्लस वेरिएंट भी वैसा ही बेसिकली स्प्रेड हो गया है, वैसी ही विरुलेंस के साथ आ गया, then the prediction may change. This third wave, instead of mild, it may become heavy. So the answer is that we don't have to be complacent. We have to be cautious. We have to be alert and prepared. चलिए डॉक्टर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निसार हसन, डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, बात कर रहे थे और तीसरी लहर के हवाले से बात कर रहे थे कि कितना एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर ये लहर जो तीसरी, जिस तरह आप माहिरीन कह रहे हैं, घातक साबित नहीं हो सकती है, मगर लोगों का बिहेवियर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। लोग एहतियात करेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, वैक्सीन लेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो तीसरी लहर है ये घातक साबित नहीं हो सकती है। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें।